ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का कपड़ा, घर और रसोई। सर्दी भरी सुबह सुबह के वक्त पांचों जुगाड़ू बहुएं गौरी, माधवी, कुसुम, आशा, सांवरी रोज के घरेलू कामकाज निपटाने के लिए नदी पर आई होती हैं। ओह, आज तो बर्फ जितने ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धोने में करंट सा मार रहा है। ऊपर से इतनी देर से कपड़े हाथ से मसल मसल कर धो रही हूँ, लेकिन मैल नहीं उतर रहा। कुसुम, अब धीरे धीरे करके मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां भी बढ़ रही हैं। अब हाथ से कपड़े साफ नहीं होंगे, कपड़ों में ब्रश मारना पड़ेगा, तभी जाकर मैल उतरेगा। सांवरी के जुगाड़ बताने पर कुसुम जैसे कपड़े पर ब्रश मारती है तो शर्ट सड़ेपन की जरा फट जाती है। जेठानी जी, इस शर्ट का कॉलर तो ब्रश मारते ही फट गया। कुंदन जी के पास 2 ही जोड़ी शर्ट है काम पर जाने के लिए, वो देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुसुम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? किसी भी कपड़े को जरूरत से ज्यादा बार बार धोने पहनने पर तो वो फटेगा ही, कितना ही चला लेंगे। आज तो नदी का पानी जरूरत से ज्यादा ही बर्फ हो रखा है, मेरे तो हाथ से हर गए बर्तन मांजने में। आप दोनों कपड़े धो खंगाल के काम खत्म कीजिए, घर चलकर खाना पीना बनाने में भी लगना होगा। जेठानी जी, हम चाहे कितनी भी जल्दी चलें, लेकिन इस नदी से हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है। इतना दूर चलकर जाने में लेट लगता ही है। अगर घर में हैंडपंप लगा होता तो हमें इस नदी पर नहीं आना पड़ता। इस बार तो शुरुआत में इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मुझे तो लगता है इस बार का ठंड का तापमान 4-5 के पार पहुंचेगा। शुभ शुभ बोलो देवरानी जी, अगर ज्यादा भयंकर सर्दी पड़ी तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक तो हमारा घर मकान भी एकदम कच्चा चौकस है, ऊपर से हमें भरी भरी सर्दी में खुली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। एक पक्की रसोई भी नहीं है जहां हम सुख सुविधा से खाना बना सकते हैं। ऐसा बोलते हुए माधवी की बातों में गरीबी में गुजारा करने की निराशा झलक रही थी। शुरुआत से उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। पांचों के पति बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में ठीक ठाक तनख्वाह पर काम करते थे, जिससे उनका रहन सहन, खाना पीना ढंग से चल जाता था। लेकिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई और ऐसे में कोई काम धंधा न मिलने के बाद बेचारे पांचों मजबूर होकर ठंड के मौसम में मकान बनाने में सीमेंट उठाते हैं। रमेश भैया, आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये गीली रेत बिल्कुल ठंडी अंगारों की तरह सुलग रही है। मेरे तो हाथ जाम हो गए हैं तसले में से उठाने में। हाँ कुंदन, मैं समझ रहा हूँ, आज वाकई मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। लेकिन अगर हम ठंड का मौसम देखेंगे तो किस तरह से परिवार का पेट भरवाएंगे? इतने में ठेकेदार आकर पांचों को बातें सुनाने लगता है। अरे ओ हरामखोरो, मैं तुम पांचों को दिहाड़ी काम चोरी करने के लिए नहीं देता, समझ में आई ना बात? अरे तुम पांचों के मुकाबले बाकी सारे के सारे मजदूर कितनी फुर्ती में काम कर रहे हैं। वहाँ ऊपर रेत की वजह से पलस्तर का काम रुका पड़ा है, जाकर जल्दी से ये रेत पहुंचाओ। कड़कड़ाती सर्दी के साथ साथ बर्फीली ठंडी ठंडी हवा का झोंका पांचों भाइयों के कपड़ों के आर पार हो रहा था। किसी के भी शरीर पर गर्म कपड़ा नहीं था। सेठ जी, बस आज भर के लिए हमें गिरी रेत उठाने का काम मत करवाओ, बल्कि ईंट की भट्टी के पास भेज दो। हम वहां पर ईंट बना देंगे, शरीर में थोड़ी गर्माहट भी आ जाएगी। अबे निकम्मे की औलाद, यहाँ का ठेकेदार मैं हूँ कि तू है? मैं तय करूंगा किसको कौन सा काम देना है। काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। बेचारे पांचों परिवार का मुंह देखकर ठंड में काम करते हैं। तभी मिथिलेश गुस्से में बोलता है, ये तो सरासर मजबूरी का फायदा उठाना हुआ हमसे। ज्यादा दिहाड़ी तो ईंट उठाने वाले और दीवार जोड़ने वालों की है। उनको रोजाना के 400-500 देता है ये ठेकेदार, और हम पांचों से ये बर्फ जितनी ठंडी रेत उठवाकर 70 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं देता। मिथिलेश भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? अभी इस ठंड के मौसम में कहीं और कोई दूसरा काम धंधा भी तो नहीं है जो हम करके अपना परिवार चला सके। किसी तरह रोज के 70-80 रुपए में घर का खाने पीने का खर्चा तो निकल रहा है, और अभी हमें अपने घर की छत भी ठीक करवानी है। भैया, इतनी सर्दी भरे मौसम में हम दिन को दिन और रात को रात नहीं देख रहे हैं। रात भर से इतनी भयंकर सर्दी में मकान बनाने के काम में लगे हुए हैं। देखते हैं आज ठेकेदार हमें कितने पैसे देता है। कहते हैं ना, एक गरीब की पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी, मकान, कपड़ा जोड़ने में गुजर जाती है। इसके बाद भी उन्हें पेट भरकर 2 वक्त का सही ढंग का खाना नहीं मिलता है, और ना ही गर्म कपड़े, और ना ही परिवार को रखने के लिए सिर पर पक्की छत। वहीं एक अमीर अपनी कमाई की सहूलियत पर खर्च करते हैं। देखना यह था कि अब पांचों जुगाड़ू बहुएं अपने परिवार का किस प्रकार सर्दी से बचाव और खाना पीना पूरा करेगी। इतने सारे कपड़े धोने में आज तो मेरी कमर अकड़ गई, और हाथ पैर तो बिल्कुल बर्फ से हो रखे हैं। मुझको तो ये बर्फीली हवा शरीर में साए साए लग रही है। कुसुम को ठंड से थरथराते हुए देखकर आशा के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जलती है।
फिलहाल तो इस ठंड से बचाव का एक ही तोड़ है, इस लंबे वाले रास्ते से चलने की बजाय हम घने जंगल से चलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा झमाट से पेड़ हैं, तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। यहाँ बाहर से चलेंगे तो ओस में सर भीग जाएगा। बाकी चारों आशा के जुगाड़ू आइडिया पर सहमति जताती हैं और अब पांचों घने जंगल से चलने लगती हैं। तभी पेड़ से एक सूखा सा पत्ता झड़कर सांवरी के पास गिरता है। सांवरी नजर उठाकर सीधा पेड़ पर देखती है, जो कि पूरी तरह से सूखे पत्तों से भरा हुआ था। आशा, कुसुम, गौरी, माधवी, देखो ये तो वही शीशम वाला पेड़ है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो इसके पत्ते कितने हरे भरे थे, इस बार पतझड़ कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गया? जेठानी जी, अब पहले की तरह कोई सा भी मौसम कहाँ पता चल पाता है। प्रदूषण ही इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। पहले तो पतझड़ बसंत लगते ही चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण जैसे जी उठता था, लेकिन आजकल तो मौसम के चेंज होने का पता भी कैलेंडर देखकर चलता है। ये बात तो है। वैसे इसे शीशम के सूखे पत्तों की आंच चूल्हे में अच्छे से लग जाती है, बिल्कुल भी धुआं सा नहीं उठता है। इस पेड़ के ऊपर जितने सूखे पत्ते भरे हुए हैं, उससे तो हमारे 2-4 टाइम के चूल्हा जलने का जुगाड़ लग जाएगा। लेकिन ये सूखे पत्ते भी तो टूटकर नीचे नहीं गिरे, पेड़ की ऊंची टहनियों पर ही रुक गए। थोड़ी झमाझम हवा चलती तभी पत्ते झड़ेंगे। गौरी की बात सुनकर माधवी गौर से पेड़ को देखने लगती है, जिस पर कई टहनी डाली थी, जिसे देखकर उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही धांसू जुगाड़ आया है। मैं इस पेड़ पर चढ़कर डाली हिलाती हूँ, तुम पत्ते चुन लेना। माधवी, ये पेड़ कितना ज्यादा ऊंचा है, अगर तुम गिर गई तो ईंधन के चक्कर में लेने की देनी हो जाएगी। जेठानी जी, शीशम का पेड़ बहुत ही ठोस होता है और उसकी टहनी भी लचीली होती है, आप चिंता मत कीजिए। माधवी सावधानी पूर्वक पेड़ पर चढ़कर डाली हिलाती है, जिससे सूखे पत्तों के साथ साथ सूखी लकड़ी भी झड़कर नीचे गिर जाती है। तभी वो एक हरी भरी डाली को उसे सूखे पेड़ की टहनी में लिपटा हुआ देखती है, जिसमें नए नए पत्तों की पंचकियां निकली होती हैं और लाल लाल से पके पके फल लगे थे। इस पेड़ पर तो बगल वाले पेड़ की लताएं फैल गई हैं, इस पर किसी चीज का पका पका सा फल भी लगा। महक तो बहुत ही मीठी मीठी सी आ रही है, जैसे कि ये पककर खाने के लायक तैयार हो गया है। इतना बोलते हुए माधवी गुच्छे से पके फल को तोड़ लेती है। तभी गौरी, जेठानी जी, बिना किसी फल की सही परख किए हुए उसे खाना जानलेवा भी हो सकता है, क्या पता कोई जंगली जहरीला फल हुआ तो। ठीक है, मैं नीचे फेंक रही हूँ, तुम लोग देख लो, अगर ये खाने वाला हुआ तो हम इसे तोड़ लेंगे। माधवी उस फल को गुच्छे के नीचे गिराती है, जो कि अंजीर फल होता है। देवरानी जी, ये तो अंजीर फल है। पता भी है ठंड के मौसम में फल खाना शरीर के लिए कितना ज्यादा लाभकारी होता है, और इस टाइम तो ठंड के बाजार में ये काफी ज्यादा महंगे भी बिकते हैं। अच्छा जी, मैंने तो इस फल को पहली बार देखा। वैसे खाने में इसका स्वाद पकबक सा तो नहीं लगेगा? बड़ी जेठानी जी, आप एक बार इसको चक्कर देखिए, ये बिल्कुल खाने में शहद जितना मीठा होता है। ठीक है, फिर मैं बाकी अंजीर को भी तोड़ लेती हूँ, यहाँ काफी फैली हुई हैं। अब माधवी अंजीर वाले पेड़ पर चढ़कर सारे पके अंजीर तोड़कर नीचे उतरती है। कुछ ही देर में पांचों ईंधन फल लेकर खुशी खुशी घर आती हैं, जहाँ पांचों के पति मुंह सड़ाकर बैठे होते हैं। अजी, आप पांचों भाई आ गए? अरे हम पांचों को आए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, राशन पानी लाकर कितनी देर का रखा हुआ है, कम से कम घर में कुछ खाना बनाकर तो रख देती। रात भर में हम पांचों ने भूखे शरीर से काम किया है। अरे बेटा, इन पांचों को तो बस अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरना चाहिए। जो कमा कर घर में हर चीज जोड़ कर ला कर दे रहा है, इनको उनके खाने से कोई मतलब नहीं। मनोरमा के ताना देने पर गोदावरी बहुओं के पक्ष में बोलती है। अम्मा जी, आप क्यों जब देखो बातों का बतंगड़ बनाती रहती हो? तब घर में कोई खाने वाला नहीं बैठा था। मैं नहीं बोला था बहुओं को कि पहले कपड़े बर्तन धो आओ? अब पांचों क्यों जूठे बर्तनों में खाना पकाती हैं? अरे मुझे क्या पड़ी है बीच में बोलने की, तेरी बहुएं हैं। पतियों के गुस्सा दिखाने के बाद भी पांचों सहनशीलता और सहजता से काम लेती हैं। जी, आप लोग हमें बस थोड़ी देर दीजिए, हम फटाफट से खाना बनाकर लाती हैं। पांचों सीधा अपनी खुली रसोई में आती हैं, जहां आसमान से बारिश की तरह ओस पड़ते देखकर पांचों चिंता में आ जाती हैं। तभी गौरी, जो कि प्रेग्नेंट थी, सर्दी से उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। आज का मौसम कितना ज्यादा खराब हो रहा है, इस खुली रसोई में हम खाना किस तरह बनाएंगे? आज तो हमें इस ओस में भीगे हुए ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास खाना पकाने के लिए एक चूल्हा है। जेठानी जी, इसीलिए मैंने कहा था कि एक चूल्हा हम घर के अंदर कोने में बिठा लेते हैं, ताकि ठंड में हमें सर्दी में बंद रसोई में खाना बनाने की सुविधा रहती। मगर मकान के अंदर जगह ही कितनी है, उसमें हमारे इतने लंबे चौड़े परिवार का रहन सहन खाना पीना करना ही कितना मुश्किल से हो पाता है। अगर उसी में चूल्हा और रसोई भी बना लेंगे तो सारा दिन छेछा लेदर सा हाल रहेगा।
लेकिन इस सर्दी में खुली रसोई में उसमें भीग भीग कर खाना बनाना भी तो संभव नहीं, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब पांचों बहुएं अपनी खुली रसोई को ढकने का जुगाड़ सोचने लगती हैं। तभी ससुर कैलाश बहुत सारी जूट की बोरी लेके आता है। अरे आज तो जबरदस्त वाला जाड़ा पड़ रहा है बहुओं, ये लो आज मंडी में से आलू का बहुत सारा खाली बोरी निकली थी तो व्यापारियों ने फ्री में दे दी है, तो आग तापने के लिए ले आया। इतनी सारी जूट की बोरियों को देखकर पांचों जुगाड़ू बहू का दिमाग चलता है। इन जूट की बोरियों से हमारा काम बन सकता है, इन्हें आपस में जोड़कर हम अपनी खुली रसोई पर बोरी की छप्पर बना सकते हैं। माधवी, तुम्हारा जुगाड़ तो काफी अच्छा है। वैसे भी जूट की बोरी काफी गर्माहट पैदा करती है, तो इसमें से ठंडी ठंडी हवा भी पास नहीं होगी। बाकी जो बोरी जरूरत से ज्यादा फटी हुई है उसे हम आग जलाने में इस्तेमाल कर लेंगे। गौरी साबुत सही जूट की बोरी को अलग करके कटे फटे बोरों को जलाने के लिए अलग छांट लेती है। वहीं माधवी आशा कहीं से कुछ मोटे मोटे फट्टे लेकर आती है। ठंड के मारे इस आंगन की नरम मिट्टी भी कितनी ठोस सख्त हो गई है, खोदने में हाथ की नस चढ़ गई। आदमी फाटा गाड़ने के लिए इतना गड्ढा काफी रहेगा, बस हमारी ये जुगाड़ू रसोई सर्दी के मौसम तक टिक जाए। आशा और माधवी चारों गड्ढों में लकड़ी के फट्टे को दृढ़ता से लगाकर भर देती हैं और बाकी के तीनों बहुएं बोरों को इकट्ठा करके रसोई की छत बना लेती हैं, जिससे ओस की बूंदें उनकी रसोई में नहीं आती। हमारा ये जुगाड़ काफी गर्माहट भरा है। अगर हमारे पास थोड़ी और एक्स्ट्रा बोरी होती तो हम दीवार भी बना लेते। फिलहाल के लिए हमने अपनी रसोई की छत तो ढाप ली, लेकिन इस जुगाड़ू रसोई को बनाने में हमारा काफी समय चला गया। अब क्या बनाया जाए? ये 5 भाई राशन के नाम पर ये मुट्ठी भर दाल और जरा से चावल लेकर आए। इतनी थोड़ी में हम सबको क्या बनाकर खिलाएंगे? हमारे पतियों की जितनी आमदनी होगी उतने में ही तो खर्ची का राशन ला पाएंगे। ऐसा करते हैं, दाल चावल मिलाकर गीली पानीदार खिचड़ी बना लेते हैं, उसमें सभी का पेट भर जाएगा, क्योंकि हम सूखी दाल चावल बनाएंगे तो सबको कम पड़ जाएगा। बाकी 2-4 आलू रखे हैं, दाल चावल के साथ उबलने को डाल देंगे चोखा बनाने के लिए। अब थोड़ी देर में पांचों जुगाड़ू खाना बनाती हैं। कुसुम गौरी गर्मा गर्म सभी को परोस कर देती है। ये लीजिए, गर्मा गर्म खिचड़ी और चोखा बनाया है, खा लीजिए। बस ले आइए पानी जैसी खिचड़ी उबाल कर। अरे तुम 5-5 करम जली नाच पीटी के होने का क्या फायदा, जो ढंग का खाना भी पकाकर परोस कर नहीं दे सकती। अरे उबला हुआ खाना खाकर ताकत थोड़ी जुटेगा मेरे पोतों के शरीर में। अरे अम्मा, तुम भी क्या बाल की खाल निकालती रहती हो? अरे गर्मा गर्म खिचड़ी है, खा लो, तुम्हारे लिए तो और अच्छा है, जल्दी पच जाएगी। तू चुप कर कैलाश। अरे खिचड़ी कोई खाना है ठंड में खाने का? जाओ मेरे लिए कोई रोटी पका कर लाओ। दादी जी, रोटी बनाने के लिए रसोई में आटा रहेगा तब तो हम बनाएंगे। रसोई में अगर भरपूरी से राशन भरा रहेगा तो हमको बनाने में क्यों आपत्ति होगी, बनाकर खिलाने में? कुसुम की बात सुनकर कुंदन गुस्से में उससे लड़ने लगता है। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हम 5 भाई घर में राशन पानी नहीं भर कर रखते? भयंकर ठंड के मौसम में हम दिन भर भूखे होकर मेहनत करते हैं ताकि तुमको सबको किसी बात की कमी ना है। हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना ही तो करेंगे। या अरे जब पांचों खाने से बेफिजूली बना कर देखेंगी तो रसोई में राशन कहाँ से रहेगा? जब से इन पांचों के पैर इस घर में पड़े हमारी सुख शांति छिन गई। मनोरमा के कड़वे ताने सुनकर पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर गोदावरी, बस कीजिए अम्मा जी, आग में घी डालना तो कोई आपसे सीखे। और आपने कब देख लिया बहू को खाना फेंकते हुए? ये तो मेरी बहुओं का बड़प्पन है जो ये मेरे बेटों के साथ गरीबी में दिन काट रही हैं। रही बात रसोई की, तो जितना राशन लेकर आते हैं इतने बड़े परिवार में बाल बच्चों में सबका पेट भरकर खाना मिलना असंभव है। अरे किस तरह से रसोई में हाथ खींच कर चलाती है वो मैं देखती हूँ। हम सबका पेट भरने के लिए अपना पेट काट कर खुद कम खाती है। बोलते बोलते अपनी पांचों गरीब बहू के दुख को व्यक्त करने की व्यथा गोदावरी की आंखों में भर जाती है, जिसे अब उनके पति भी अफसोस खाते हुए चुप करके खिचड़ी खा लेते हैं। इस तरह से थोड़े दिन गुजर जाते हैं। तब एक दिन पड़ोसन कनिका अपने बेटे को सर्दियों के नए कपड़े खरीदवा कर घर आती है। पांचों बहू के बच्चे दरवाजे पर खड़े आंखें जमा कर देख रहे थे। ये मेरा न्यू कपड़े मम्मा, इस बार मैं ये न्यू वाले शूज स्वेटर पहनकर सबको दिखाऊंगा। मेरी मम्मी ने मुझको कितने कॉस्टली कपड़े दिलाए। बेटा, अब मैं तुम्हारी अलमारी से पिछले साल के सारे पुराने स्वेटर रिजेक्ट कर दूंगी और वहाँ पर विंटर के न्यू स्वेटर वगैरह सेट कर दूंगी। फिर जो मर्जी पहनना। अब खुश? यस मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। अपने कपड़ों के कैरी बैग दिखाते हुए मयंक तीनों को चढ़ाकर अपने घर में चला जाता है। रानी, बबलू, सोनू मुंह देखते रह जाते हैं। मुझको भी न्यू स्वेटर चाहिए, जूते चाहिए। मेरे पास एक भी अच्छी स्वेटर नहीं। जब देखो हर साल हमें ये फटीचे वाले स्वेटर पहनने पड़ते हैं।
सच में हमारे घर वाले में किसी भी साल एक भी न्यू स्वेटर नहीं दिलाते। हर साल हमें पुरानी स्वेटर ही चलाना पड़ता है। बाकी सब हमारे कितनी खिल्ली उड़ाते हैं। चलो एक बार हम अंदर चल के मम्मी को स्वेटर खरीदने के लिए बोलकर देखते, क्या पता मम्मी दिलवा दे। तीनों बच्चे मन में नए स्वेटर खरीदने की उम्मीद लगाए हुए अंदर जाते हैं। जहां पांचों जुगाड़ू बहुएं फटे हुए बिस्तर में सुई धागा चलाकर ठीक कर रही थी, तभी ये बिस्तर भी अंदर से बिल्कुल सड़ गया है। सुई का टाका मारने पर भी टिक नहीं रहा। लगता है इस पर नया कपड़ा बिठाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। पर देवरानी जी, अब तो हमारे पास इतने कपड़ों की कतरन भी नहीं है कि हम दोबारा से नया बिस्तर बना सके। अगर इसे फेंक देंगे तो सोएंगे किस पर? इतना भारी मोटा गुदड़ी अब कहाँ से बनेगा? पांचों चिथड़े हो चुके बिस्तर को देखकर काफी चिंतित होती हैं कि किस प्रकार उसको ठीक किया जाए। तभी कुसुम जुगाड़ लगाती है। मेरे पास एक बेहतरीन जुगाड़ है जिससे बिस्तर बन जाएगा। सांवरी भाभी, आशा भाभी, आपकी जो गर्मी की कुछ साड़ियाँ खराब पड़ी हैं उसे लेकर आइए। हम उससे इस बिस्तर पर कवर चढ़ा देंगे तो ये सर्दी के मौसम में सोने के लिए तो काम चल जाएगा। गर्मी में तो कैसे भी सोकर गुजर जाएगी। अब दोनों अपने न पहनने वाले खराब साड़ियों को लेकर आती हैं, जिसे कुसुम उसे फटे बिस्तर पर बराबर करके लगा देती है। जेठानी जी, आप दोनों इस साड़ी के कवर के किनारों पर धागा चलाइए, मैं बीच में चलाती हूँ, फिर बिस्तर मजबूती पकड़ लेगा। पांचों काफी बारीकी से उस बिस्तर पर सुई धागा चलाकर उसे सही कर लेती हैं। तीनों बच्चे खड़े होकर देखते हैं। अरे वाह मम्मी, चाची, आप लोगों ने कितना बढ़िया जुगाड़ लगाया। आज से हम न्यू बिस्तर पे सोएंगे और ये वाला बिस्तर तो कितना नरम नरम मुलायम है, सोने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब आराम से सो जाना, ठीक है बच्चों? तभी सोनू मुस्कुराते मुस्कुराते मुंह फुला लेता है। क्या बात है सोनू बेटा, अभी तो कितना खुश थे, फिर गोलगप्पे की तरह मुंह क्यों बना लिया? क्योंकि छोटी मम्मी, मैं मम्मी से गुस्सा हूँ। वो मुझे कभी भी नए कपड़े नहीं दिलाती। मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है, सभी मुझको गरीब बोलकर चिढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी पापा को पैसे मिलेंगे तो स्वेटर ला देंगे। सच्ची मुच्ची मम्मा? बिल्कुल सच। अब जाओ खेलो। तीनों बच्चे बाहर जाकर आपस में खेलने लगते हैं। तभी मयंक अपने नए स्वेटर, जूते, टोपी पहनकर आता है। देखो देखो, मेरी मम्मी ने आज मुझको सर्दी के ढेर सारे न्यू कपड़े दिलाए हैं। ज्यादा अपने नए जूते और स्वेटर चमका कर मत दिखा, क्योंकि हमारे पापा भी इस बार सर्दियों में हमारे लिए न्यू स्वेटर और जूते भी खरीद कर लाएंगे। चल बे, फिर टीचर कहेंगे तुम लोग तो एक नंबर के गरीबो गरीब, और तू तो हर साल यही येलो डर्टी फेलो वाला स्वेटर पहनता है। मयंक के हंसी उड़ाने पर सोनू काफी ज्यादा रोने लगता है। नहीं, मेरे पापा मुझको स्वेटर खरीद कर लाएंगे, मम्मी ने बोला है। अरे तुम लोगों के पापा तो अनपढ़ गवार हैं, तभी तो गरीबों वाले काम करते हैं, गरीब कहीं का। मयंक के बच्चे खबरदार, जो मेरे पापा को कुछ भी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। देखते ही देखते दोनों बच्चों में मारपीट हो जाती है। तभी मयंक सोनू का स्वेटर जैसे ही खींचता है तो उसका स्वेटर फट जाता है। देख देख, तेरी तरह तेरा स्वेटर भी फटीचर सड़ा हुआ सा निकला, तभी तो फट गया। मैं तो ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ, फटीचर फटीचर फटीचर। देखो ना डाली दीदी, बबलू भैया इसे मेरा स्वेटर मार दिया। सुनो तू रो मत, ये मयंक तो है ही गंदा बच्चा। स्वेटर फटने के चलते सोनू को काफी ज्यादा सर्दी लगने लगती है। वो कांपते कांपते घर में आकर अपना स्वेटर दिखाता है। मम्मी उस मयंक ने मेरे स्वेटर मार दिया। तुझे किसने बोला था उसके साथ जाकर खेलने को? मम्मी मत मारो, दादी चाची बचाओ। बहुआ, बच्चे को मारने से क्या होगा, स्वेटर तो फट गया। माँ जी, ये लड़का जब देखो मार खाने वाले काम करता है। देखिए कितने बुरे तरीके से स्वेटर को फाड़ा है, इसे कैसे ठीक करूंगी? जेठानी जी आप परेशान मत होइए, मैं स्वेटर को ठीक कर दूंगी। सोनू बेटा ये उतार कर मुझे दो। स्वेटर उतार कर देते ही सोनू कड़कड़ाती ठंड में कांप जाता है, क्योंकि मकान की दीवार और छत में टूटी जगह से ठंडी ठंडी हवा साए साए लग रही थी, जिसे देखकर आशा जुगाड़ लगाती है। इस टूटी फूटी चार दीवारी और छत का होना न होना एक बराबर है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड में किसी खुले कंपाउंड में बैठे हैं। सोनू को थरथराते देखकर आशा उसे डबल ट्रिपल कपड़े पहना देती है, जिसे बच्चों के शरीर में थोड़ी गर्माहट आती है। वहीं रात को 5 भाई एक पतले से कपड़े में हाथ सिकोड़ कर घर आते हैं। अरे आज तो बाहर कितनी बर्फीली हवा सनसना रही है। ये लो आटा दाल। तभी कुसुम जीतू पर बिगड़ते हुए, हाजी आप पांचों कौन सी कमाई कर रहे हैं जिससे ना तो आप अपने लिए गरम स्वेटर खरीद पा रहे हैं, बच्चों के शरीर पर भी एक सही गरम कपड़े नहीं। आज मंगल बाजार है, इनको ले जाकर कपड़े दिलवा लाओ। अरे कपड़े खरीदने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए, घर में खर्चा कम थोड़े है, देखा जाएगा, कपड़े अगले साल।
हर साल तो आप पांचों का यही ड्रामा रहता है। आप लोगों ने ये भी कहा था कि छत को ठीक करवा देंगे, लेकिन इस बार भी कड़कड़ाती ठंड टूटी छत पे काटनी पड़ रही है। खाली पेट में खिला देने से जिम्मेदारी नहीं निपटी। पांचों को बहुओं की बात कहीं खलती है। अगले दिन पांचों सर्दी में रोज से ज्यादा मेहनत करते हैं, जिससे उन्हें थोड़े पैसे बढ़ाकर मिलते हैं। पांचों गर्म कपड़े खरीदने ठंड के बाजार में आते हैं। सर्दियों के कपड़े खरीदो भैया, लेडीज स्वेटर, बच्चों के कपड़े, दस्ताने, टोपी, मोजे ले लो। तभी कुंदन हैंगर में टंगा लेडीज स्वेटर देखकर, अरे भैया ये वाला स्वेटर कितने का दिया? अरे भैया 550 रुपए का पड़ेगा, कपड़ा सॉफ्ट क्वालिटी मिलेगा। अरे जब एक स्वेटर 500 का बिक रहा है तो हम कैसे कपड़े लेंगे? पांचों बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाते हैं, जहां एक आदमी फुटपाथ पर गर्म कपड़े लगाकर बेच रहा था। लूट लो, उठा लो जी, ब्रांडेड माल, 10 रुपए 20 रुपए, सर्दियों के सस्ते कपड़े। अरे कपड़े तो एक नंबर के लग रहे हैं देखने में, थोड़े सेकंड हैंड ही तो है, ले लेते हैं। 10 रुपए 20 रुपए में गर्म कपड़े बिकते देखकर पांचों भर भर कर खरीद लेते हैं। अरे आज तो हमारी पत्नियों की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, ठंड के स्वेटर कपड़े तो ले रहे हैं। अरे भैया जो मर्जी है कपड़े ले लो, लेकिन एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। कुछ देर में पांचों थैली भरकर कपड़े लेकर घर आते हैं, जहां टूटी छत से ओस का टपका मकान के अंदर आ रहा था। मम्मी देखो, पापा सबके लिए नए कपड़े खरीद कर लाए हैं। माँ ये आपके लिए स्वेटर, बाबूजी आपके लिए जैकेट, और दादी माँ ये आपके लिए गरम शॉल। देखने में तो काफी गरम शॉल पहन लेती हूँ। सभी को गर्म कपड़े बांटते देख बहुएं खुश होती हैं। चलो कम से कम हमारी बातों का हमारे पति पर कुछ तो असर पड़ा। हम तुम लोगों के लिए भी गर्म स्वेटर लेके आए हैं, लो। तभी बहुएं जैसी बारीकी से स्वेटर में देखती हैं तो किसी स्वेटर में छेद होता है, किसी का चेन खराब होता है। अरे आप लोगों को किसने कहा था सेकेंड हैंड कपड़े खरीदने को? जाकर वापस कर दीजिए। वो एक भी कपड़ा वापस नहीं करेगा, उसने बोला था। वैसे जेठानी जी स्वेटर इतने भी खराब नहीं है, इस पर ऊन से फूल बैठाकर काम चलाऊं तो बनाया जा सकता है। अगले दिन घरेलू काम खत्म करके पांचों ऊन के स्वेटर खराब फटे हिस्से पर बड़ी बारीकी से ऊन से फूल बिठाती हैं, जिससे वो खूबसूरत हो जाते हैं, जिसे उनके सर्दियों के कपड़े देख अब सब तारीफ करते हैं। वहीं एक दिन बर्फीली हवा के बवंडर से उनके मकान के आगे की दीवार गिर जाती है। अरे इसे कहते हैं दुख में और मुसीबत पड़ना। अब कहाँ से दीवार जुड़वाएंगे, पैसे भी नहीं है। ये मकान बने भी 25 साल से ज्यादा हो गया, भला दीवार कितने मौसम झेलेगा। तभी पांचों गिरी हुई दीवार में कुछ साबुत और टुकड़े वाली ईंट देखती हैं। यदि हम चाहे तो खुद ही इस टूटी दीवार को जोड़कर खड़ा कर सकते हैं। देखो ये ईंट कितनी मजबूत है। पर आशा, केवल ईंट से दीवार अच्छे से नहीं बैठेगी, सीमेंट रेत भी लगेगा। वैसे सीमेंट और रेत की जगह हम गोबर मिट्टी से भी तो जुगाड़ लगा सकते हैं, उससे भी मजबूती पकड़ लेगी और सर्दी में हमारा घर गर्म भी रहेगा। गौरी का जुगाड़ सबको पसंद आता है। अब पांचों कड़कड़ाती सर्दी में जंगल से गोबर मिट्टी इकट्ठा करती हैं, जहां उन्हें ऊंची ऊंची सूखी घास मिलती है। ये तो नरकट घास है, इससे हम अपनी छत को सीधी कर सकते हैं और रसोई की दीवार भी बना सकते हैं। इसे काट कर ले चलते हैं। देखो यहाँ पर कपास जैसा जंगली पौधा भी है, इससे हम गर्म रजाई भी तैयार कर सकते हैं। पांचों जंगल से सारी चीजें इकट्ठे करके घर आती हैं और सनसनाती सर्दी में ठंडे ठंडे गोबर मिट्टी का घोल बनाकर अब दीवार बनाती हैं। तो 2 बहू ईंट रखती हैं, 2 लेप से उसे पक्का करती हैं, 2 बहू लकड़ी की सीढ़ी लगाकर छत को सूखी घास से ढककर चारों तरफ ईंट रखती हैं। देखो हमारी छत अब ढप गई है, अब बर्फीली हवा हमारे घर के अंदर घुस नहीं पाएगी। वैसे जुगाड़ करने में तो हम पांचों काफी माहिर हैं। चलो अभी रसोई की दीवार भी बनानी है। दोनों सीढ़ी से नीचे उतरकर आती हैं और अपनी खुली रसोई की भी दीवार बनाती हैं। लगभग कुछ घंटे के संघर्ष के बाद पांचों की जुगाड़ू गर्माहट भरी घर रसोई तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से वो टीन के भंगार डिब्बे से जुगाड़ू हीटर और अंगीठी चूल्हा भी बनाती हैं, जिसे खाना बनाने के साथ साथ वो आग तापने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और कपास के बन पौधे का रुइया निकालकर गर्म रजाई भी बनाती हैं।